भक्ति मार्ग से 10 दिन के अंदर अंदर हमारे कलयुग में हम मनुष्य 10 दिन के अंदर अंदर भगवान के पास। अच्छा। ये लिखा है। मेरा ध्यान ऐसी सीमा पे चला गया था कि साक्षात शिव दिखे मुझे। अच्छा। और साक्षात शिव ने मुझे मेरा मंत्र उस दिन दे दिया। जिनको थायराइड है आप समझ जाइए कि उनका थ्रोट चक्र प्रॉब्लम में है। आप उनसे पूछिएगा, वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके घर में फाइट्स होती होंगी अपने आप को बोल ना पाने की वजह से। रिलेशनशिप में आजकल प्रॉब्लम होती है, तभी आप देखें कुछ लोगों का ऑरा आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। बिल्कुल। जैसे उनके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं। मणिपुर में पैसा, अबंडेंस, मेरा काम आएगा कि नहीं, पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेरे पास कितना पैसा आएगा, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज जो काम शुरू किया है क्या 6 महीने बाद भी कर पा रहा है। ये एंजाइटी का सबसे पहला सिम्टम है, पैर हिलाना। लोग खड़े खड़े भी पैर हिलाते रहते हैं, पैर सोते सोते पैर हिलाते रहते हैं। रूट चक्र इनएक्टिव, एंजाइटी भरी हुई है। कहाँ भरी हुई है? सिर्फ अभी आधी बॉडी में। लड़ाई झगड़ा कैसे एक्टिव हो सकता है? अनाहत तक पहुंचे। अब अनाहत पे आने के लिए आपको मार्ग लेना पड़ेगा भक्ति का, और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्स टॉक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये थोड़ा सा हटके रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन थोड़ा हटके रहेगा क्योंकि बातें करेंगे ऑथेंटिक, एकदम बढ़िया वाली। तो इसमें जैसे कि हमारे पुराणों में जो एस्ट्रोलॉजी थी हम उसकी बात करेंगे। असल में जो भी रेमेडीज़ होंगी वो किस प्रकार कनेक्टेड है, जो भी हम करते हैं उस चीज़ का क्या लॉजिक है, उन चीज़ों की बात हम करेंगे। तो हेलो मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आनंद। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर विशाली जैन। तो वो एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग हीलर है, जिनसे हम जानेंगे कि वो आपको बताएंगे कि आप अपने आप से कैसे मिलेंगे, आपके अंदर जो भी ग्रह हैं वो आपके अंदर कहाँ तक समाये हुए हैं। बिना कुंडली के आप अपने ग्रहों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं सभी। जैसे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो उसकी जड़ क्या है, ठीक है, उन चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो बने रहिए एकदम एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो मैम, आपके अनुसार असल में एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो एस्ट्रोलॉजी कहाँ रह गई जो पुराणों में हम देखते थे? आनंद, एस्ट्रोलॉजी आज भी देखा जाए रूट जड़ अगर हम बात करें, हर कोई बात तो कान इधर से पकड़ के या इधर से पकड़ के कर वही रहा है। सिंपल सिर्फ एक चीज है कि वो ये नहीं बता रहा कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस ग्रह का क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ। आज का जो यूथ है, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, जितने भी एप्स आ गए हैं आज की डेट में, मुझे लगता है हर एस्ट्रोलॉजी को, हर नक्षत्र को, हर डेट के लिए, इवन सोच के लिए, हर चीज के लिए एक ऐप है। गणेशा स्पीक्स, एस्ट्रो टॉक, बहुत सारे अनगिनत, एस्ट्रो सेज, इस तरीके के ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपनी डेट डालिए, कुंडली आ जाएगी और वो आपको बेसिक सब चीजें बता देता है। हाँ। कि आप ये होंगे, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। समस्या एक्चुअली कहाँ आ रही है? जो लोग भाग रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के पीछे, उनको सिर्फ एक चीज समझनी बहुत आवश्यक है। वो बस इतना समझ लें कि हर ग्रह हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है। हाँ। जो कि एक्चुअली में आप अगर देखें, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आज तक ये बात कहीं पर भी बताई होगी कि कौन सा ग्रह आपके शरीर में कहाँ स्थित है। क्योंकि पुराने समय में कोई ऐप तो थी नहीं। हाँ, और ना ही कोई ऐसा था कि हर किसी ने बस अपनी डिटेल्स डाली और फटाक से 12 घर और लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नक्षत्र सब पता चल जाता था। आधी से ज्यादा चीजें हमारा स्वभाव बताता था, हमारी दिनचर्या बताती थी। हम कहते थे ना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाओ, उसका भी एक लॉजिक था। क्या लॉजिक था? क्योंकि पहले के जमाने में लाइट नहीं थी। तो आप कीड़ा मकोड़ा खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो रोशनी का वो था। सूर्य क्या है? हमारा सन प्लैनेट, जिसको हम राजा बोलते हैं। एक राजा की क्वालिटीज क्या होती हैं? वो बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होता है, बहुत ताकतवर होता है, उसकी एक दूरदृष्टि होती है। अब आप एक चीज सोच के देखिए, हर किसी के पास तो कुंडली नहीं है। नहीं है। आप लोगों को भी शायद, मुझे लगता है कि राजस्थान की बेल्ट कह लूं या मैं एमपी की बेल्ट कह लूं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, या मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ कुंडली है ही नहीं। तो अब कैसे जानेंगे कि भाई क्या ग्रह हमारा स्ट्रांग है, क्या ग्रह? अब वो हर किसी को जानने का हक है। सही है। अब
आपसे अभी मैंने शायद थोड़ी देर पहले कुछ सवाल पूछे थे कि आप बोल पाते हैं अच्छा, आपकी आपसे मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं सोचता बहुत हूँ मैम। आप सोचते बहुत हैं, आपके अंदर एक भावना, इमोशंस बहुत हैं, तो यानी चंद्रमा प्रधान है आप। सिंपल है। चंद्रमा क्या होता है? सौम्य। सोचता है, रात में आता है। रात आपको अपनी अच्छी लगती है? रात में आपको अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा देर तक पढूं, लिखूं, अपना समय अच्छा लगता होगा। गाने आपने बताया कि मैम मुझे स्लो गाने और इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। तो ये किसका ट्रेट है? चंद्रमा का। सूर्य का ट्रेट क्या है? उसकी ऊर्जा हमेशा हाई लेवल रहती है। ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में है, ऐसा व्यक्ति जो जज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसका सूर्य बड़ा प्रबल होगा। जो लोग बोल बहुत अच्छा पाते हैं, उनका बुध बहुत अच्छा होगा। जो लोग अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, जिनकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है कि एकदम से कुछ सोचा और पेपर पे उतार दिया या शब्दों में उतार दिया, या जो सिंगर्स हैं हमारे, जो एक्टर्स हैं हमारे, उनका वोकल कॉर्ड बहुत खुला है। तो वोकल कॉर्ड कहाँ, मतलब यानी हमारा विशुद्धि चक्र, और मरकरी बुध हमारे गले में स्थित होता है। ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, बृहस्पति, जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे सप्तऋषि, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, हमारे जितने भी गुरु हैं, टीचर्स हैं आज की डेट में, जितने भी हमने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, सिर्फ जिसका बृहस्पति उच्च का होगा, जुपिटर, वही टीचिंग लाइन में आ सकता है। अच्छा। वरना, और टीचिंग लाइन में भी सक्सेसफुल कौन सा होगा? जो बृहस्पति जिसका बहुत स्ट्रांग होगा। बृहस्पति उच्च का हो गया मान लो, लेकिन स्ट्रांग, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर स्ट्रांग भी हो वो प्लैनेट आपका। अब मान लीजिए बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा, कोई टीचर आपके क्लास में फेवरेट होंगे और बहुत सारे टीचर्स आपको पसंद भी नहीं होंगे, और वो बोलते भी होंगे तो उनकी बातें आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे। होता है। तो यानी जिस टीचर के साथ आपको कनेक्ट फील हुआ, जिसकी बात समझ आई, यानी उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है, उसका बुध बहुत अच्छा है। ठीक है। और जो टीचर एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, आ रहा है, उसकी ऑरा आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा, बृहस्पति कहीं उसका सही नहीं है। अब अगर मैं ये सब समझ लूं, हमें क्या समझने की जरूरत है? हमारे ग्रह का बेसिक नेचर, विकास का एक बेसिक नेचर है, आनंद का एक बेसिक नेचर है, वैशाली का एक बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्या है भाई? मेरे को रात पसंद है, आपको सुबह पसंद है। आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पाते हैं, मैं रात में भी जितनी भी देर से सोऊं लेकिन सुबह उठ पाती हूँ। मैं बोल अच्छा पाती हूँ, आप लिख अच्छा पाते हैं। तो हर चीज एक प्लैनेट से जुड़ी है। आप सिंपल कुछ मत करिए, हमारे वेदों में सारे ग्रहों का एक नेचर समझाया गया, यही जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। आप उनका नेचर समझिए और अपने आप को समझिए। आपको खुद ब खुद बिना कुंडली के भी पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा प्लैनेट वीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सोशल मीडिया में है, इन्फ्लुएंसिंग में है, मैं खुद इस लाइन में हूँ, पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक मोटिवेशन स्पीकिंग में। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट कौन सा हुआ? अभी मैंने आपको बताया, बताओ आप तो बताइए। बुध। समझ आ गया? हमने बहुत कॉन्सेप्ट वाइज हमने क्लियर समझाया। अब अगर मेरा बुध अच्छा नहीं है तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। सही है। आप लोग इन्फ्लुएंसर बन ही नहीं पाएंगे उतने अच्छे सक्सेसफुल जितना आप बनना चाहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि किस पे काम करना है? बुध पे काम करना है। और बुध के लिए हमारे शरीर में कौन सी जगह है? हमारा थ्रोट। ठीक है। थायराइड जिनको हो जाता है, आपका देखिए, आपका फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों ही चीज इससे जुड़ी है। एक चीज से आप अपना फिजिकल भी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। थायराइड जिनको हो गया है उनका यहाँ ब्लॉकेज होता है थ्रोट चक्र। आप थ्रोट चक्र एक्टिवेट करिए, दवाइयों की जरूरत नहीं है, थायराइड आपका खत्म। और जिनको थायराइड है आप समझ जाइए कि उनका थ्रोट चक्र प्रॉब्लम में है। आप उनसे पूछिएगा, वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, उनके घर में फाइट्स होती होंगी अपने आप को बोल ना पाने की वजह से। रिलेशनशिप में आजकल प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? औरतें इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात को बोल ही नहीं पाते। किसी ने कुछ कह दिया, ना नहीं बोल पाते, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। अंदर ही दबा लेते हैं, बस अंदर दबा लेते हैं। और अंदर ही अंदर दबाने के बाद क्या होता है? एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह होता रहता है, बस पैनिक, ये सब आया। तो आपकी एक चीज ने आपकी सारी चीजें खराब कर दी। किसने? आपका थ्रोट चक्र डेड है, थायराइड हो गया, आप मोटे हो गए, आपका शरीर फूला, आपके अंदर क्या आया? एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग गया, एक इनसिक्योरिटी आने लग गई, उससे आपको एंजाइटी डिप्रेशन हुई। एंजाइटी डिप्रेशन हुई तो आप में एंगर इश्यूज आए, आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आए, घर परिवार भी खराब हुआ, आप भी खराब।
हाँ और वहीं आप सिर्फ एक चीज को सही कर लें, जिस प्लैनेट को समझ लें, और यहाँ पर मरकरी के कौन से गॉड हैं? गॉड गणेशा। गणेश भगवान बुद्ध के ईष्ट माने गए। तो आपको सिर्फ एक चीज सब पकड़नी है और उससे सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सही है। आप गणेश भगवान की पूजा करिए। मरकरी का कलर क्या है? हरा रंग, ठीक है, नीला रंग। हरा रंग माना जाता है वेडनेसडे। इसका दिन कौन सा है? वेडनेसडे। तो बुध के दिन भगवान बुध का मंत्र करिए, गणेश भगवान की पूजा करिए। विशुद्धि चक्र के लिए जो थ्रोट चक्र की योगा आसन होते हैं बहुत सारे, उसका बीज मंत्र है, ये सब करिए। और इस तरीके से आप बिना कुंडली के अपने आप को A to Z, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, और अगर मैं बोल पाऊंगी तो मैं सेल्स मान लो, जो सेल्स की नौकरी करते हैं, आधे से ज्यादा लोगों में परेशानी आती है कि हम नेगोशिएट ही नहीं कर पाते, हम अपनी बात को डील ही नहीं क्लोज कर पाते, स्टेज का फियर, सब कुछ बुद्ध से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आपने एक चीज ठीक करी और आपने सारी चीजों को बैलेंस आउट कर लिया, और आपको बस ये समझने की जरूरत है ब्लॉकेज कहाँ है, आप में ब्लॉकेज कहाँ है। आप अपने आप को बस एनालाइज कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से मिलिए, हम लोग जो एनालाइज करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम ग्रह चाल के डॉक्टर हैं, वही साइकेट्रिस्ट होता है वो दिमाग का डॉक्टर है, फिजिशियन होता है वो सब कुछ देखता है, तो हम ग्रह चाल के डॉक्टर हैं। हम आपको देखेंगे, आपको एनालाइज करेंगे, हमें कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं होगी। जो व्यक्ति इसमें निपुण होगा वो आपकी सिर्फ कद काठी से, सारी आपके हाव भाव से ही आपको बता देगा कि आधी से ज्यादा दिक्कतें आपके कौन से ग्रह में। हाँ, तो यही है। अगर हमें कोई बताए ना कि आपके जो ग्रह है वो यहाँ है, तो हम तो उन चीज़ों को फिर तो समझें। अब बाकी कई एस्ट्रोलॉजर ने मजाक बना रखा है एकदम, आपकी कुंडली में वो वहाँ बैठा है, हम नहीं समझ पाते कि वो कहाँ बैठे हैं, क्या चीज़ है, नहीं समझ पाते। कुंडली समझना मुश्किल है, वो समझ ही नहीं पाते। तो उन चीज़ों पर काम करना फिर आसान नहीं होता है हमारे लिए। वही वाली बात हो गई कि मैं जा रही हूँ बुखार को दिखाने के लिए, और मुझे एक डोलो 650 लिख दी डॉक्टर ने। अब डॉक्टर तो डॉक्टरी थोड़ी पढ़ाएगा। सही है, एग्जैक्टली वही वाली तो बात वो लॉजिक उन चीज़ों के पीछे गायब होता है। यही बात है। तो आपने जो चक्रास बताए हैं, हम उन चक्रास को कैसे एक्टिवेट करें? अब आनंद, इसमें होता क्या है कि हमारे वैसे तो होने को 112 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, अच्छा, ठीक है ना। अब मनुष्य क्या है, या जो आज के समय के जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, सब मेडिटेशन करना चाहते हैं, शांति के पीछे जाना चाहते हैं, शांति अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब क्या है कि हाँ ध्यान करो, एक लॉ को देखते रहो और बस उसी को एक त्राटक एक उसको देखते रहो, बस मेडिटेशन हो जाएगी। जबकि मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन का सबसे पहला रूल क्या है, सारे थॉट जो आ रहे हैं उसको आने दीजिए। सब कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, आपको आने दीजिए। आपके अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि आपको डर लगेगा अपने आप से कि नहीं यार मैं तो आंख ही नहीं बंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास यही केसेस आते हैं कि मैम हम तो शांति में बैठे थे, हम तो मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पाते, या तो हमें नींद आ जाती है, या हम जैसी आंख बंद करते हैं तो हमें सारा फ्लैशबैक और ये और वो बहुत सारे रिश्ते नाते, ओवर थिंकिंग और ये सब, फिर हम जो नेगेटिव चीज है उस तरफ ज्यादा जाते हैं, तो हमें डर लगता है। मैं मेडिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपके जो चक्रास हैं, जो 7 चक्रास हैं, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरुआत होके आपके क्राउन तक, यानी आपके सर के टॉप तक स्थित होते हैं। बचपन में, अच्छा मैं आपको एक इंसिडेंट आपको याद होगा, शायद आप लोगों के साथ भी होगा, हमेशा घर पे बोलते हैं ना ये पीछे नहीं मारना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि अरे पीछे बुद्धि होती है। नहीं, हम बच्चों के ज्यादातर करते हैं, तो बच्चों के पीछे मत मारो। ये वो उसका लॉजिक कोई का आज तक किसी ने बताया? नहीं पता। यहाँ पर बिंदु चक्र स्थित होता है। अच्छा, वो बिंदु चक्र जो कि आपको ईश्वर से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, जो आपकी इंटेलेक्ट को देता है, जो आपकी मेमोरी का काम करता है, जो आपके कंसंट्रेशन का काम करता है। तभी कहते थे कि बार बार टपली कहते थे ना, अरे यार ये मत मारो, टपली मत मारो। उसका रीजन क्या था कि बिंदु चक्र। अब बिंदु चक्र तक पहुंचने के लिए आपको नीचे से, जाहिर सी बात है, नीचे से अपने सारे चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें आपने सुना हुआ कुंडलिनी। बहुत सारे लोग कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करते हैं, कुंडलिनी एनर्जी की बात करते हैं। सो हर चक्र को समझने के लिए किसी ऑब्वियसली गुरु की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलत जो लोग आपसे कह रहे होंगे कि गूगल पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, 10 मिनट के गाइडेड मेडिटेशन कर लीजिए, लम वम रम हम यम ऐसे करके उनका बीज मंत्र कर लीजिए और बस उसको सुन लीजिए तो एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे नहीं।
हर चक्र को एक्टिवेट करने का उसका एक कलर होता है, उसका आहार होता है, उसके मंत्र होते हैं, उसके योगा आसन होते हैं। योगा आसन के बाद उसमें कुछ हमारे नियम और इस तरीके से चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। आपने बहुत सारी ऐसी भी चीजें सुनी होंगी, जल नीति वगैरह, कि कई बार लोग कहते हैं ना पंचकर्म एक विधि है, एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अपने नॉस्ट्रल्स को क्लीन करते हैं, आप अपने पेट को क्लीन करते हैं। तो आप अपने बॉडी में आपने देखा होगा एक नाक के पानी डालते हैं तो दूसरे नाक से निकल रहा है, उसको जल नीति बोलते हैं। तो इस तरीके से कई चीजों में आपको डिटॉक्स करना पहले पड़ता है। तो क्या है आपके अंदर की प्राण एनर्जी, हर जगह ब्लॉकेजेस है। अभी आप एक एक्टिविटी करके इसको समझते हैं, ठीक है। अब दोनों हाथ अपने, अभी मैंने ये इवन अपनी एक और पॉडकास्ट में भी किया था, इसका एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं आपके साथ। दोनों हाथ को अपने नाक के लेफ्ट और राइट में रख लीजिए। हाँ, पकड़ना नहीं है, नाक दूर पे रखना है और बाहर की तरफ सांस छोड़ना। हाथ पे सांस आनी चाहिए, ये देखना कौन से हाथ पे ज्यादा आ रही है। किसी एक हाथ पे एक नाक की तरफ से ज्यादा आ रही होगी, कौन से वाले से आई? आपके लेफ्ट में आई। आपके किस में आई? इस पे लेफ्ट में ही आई। राइट में कम आई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इससे क्या पता चल गया? क्या पता चला बेसिक लेमैन तौर पे कि जो राइट नॉस्ट्रिल है आपकी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। वो ब्लॉक है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको ज्यादा आया, दोनों को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्यादा आया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और अंगूठे से, और राइट नॉस्ट्रिल से करीबन 10 बार तक ब्रीदिंग करो। लेफ्ट को बंद करो, राइट से करो, सर ऊपर करके। लंबी लंबी लेके लंबी लंबी बाहर छोड़ो, जितनी बाहर छोड़ो उतना अच्छा। अंदर खींच के बाहर प्रेशर से जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना लंबा छोड़ेंगे। जितना लंबा बाहर छोड़ेंगे उतना अच्छा है। जब 5-6 बार भी हो जाए तो बताना। हो गया? अब दोबारा से यही करो। राइट में थोड़ी सी हवा बढ़ी? बढ़ी? बढ़ गई। थोड़ी बढ़ी? थोड़ी बढ़ी है। ये क्या है? प्राणायाम। हमारा वेद क्या था? हमारे आदि योगी, हमारे शिव। आदि योगी का मतलब क्या है? ऐसा योगी जो आदि है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो योगी थे, हमारे शिव एक योगी थे। ये हमारी धरोहर है। आपके राइट नॉस्ट्रिल खुली। अब हमारी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी होती है, जिसको हमने ईड़ा और पिंगला का भी नाम दिया है, शिव और शक्ति का भी नाम दिया है। और जो लोग कहते हैं ना आजकल शिव शक्ति बहुत सुन रहे हैं, अर्धनारीश्वर बहुत सुन रहे हैं, अगर आपका नॉस्ट्रिल ही जब पहले ब्लॉक्ड है तो आपकी ऊर्जा तो पहले फ्लो ऑफ, जो ऊर्जा का फ्लो है आपकी बॉडी में, तो वही पहले वीक है। आप ही स्टेबल नहीं है। सही है। अब जिनकी लेफ्ट हमेशा, अब इस चीज को प्रैक्टिकली हमने किया है, अब इसको समझना कैसे, चक्रास से। लेफ्ट जिसका सबसे ज्यादा सांस लेफ्ट से आती होगी, ये लोग इमोशनल होंगे। ये लोग अपनी बात पे लड़ाई झगड़ा, अंदर से गुस्सा तो आएगा लेकिन अपने आप को रोक लेते होंगे। रोक लेते हैं, ठीक है। क्रिएटिव होंगे, इनको छोटी छोटी बात मन में घर कर जाएगी, लेकिन सामने वाला अगर कितना भी बुरा कर दे, लगे कि यार नहीं यार मैं ऐसा इसके साथ गलत नहीं करूंगा, या अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशन के साथ करने में प्रैक्टिकलिटी बहुत कम होती है। प्रैक्टिकल बुराई किसी का नहीं कर पाएंगे, या सिर्फ पैसे के लिए मटेरियल के पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है ना। इमोशंस के साथ, घर परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। लगता है कि घर परिवार वालों को ये सुविधा दे दूं, मम्मी पापा के लिए ये कर दूं, बहन भाई को ये कर दूं। दोस्तों यारों में अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, दोस्त यार कहते होंगे अरे यार विकास भाई ये सुन ले यार, अपना आके सब उड़ेल के चले जाते होंगे। अब कोई मीटिंग करने जानी है, डर घबराहट हो रही है, लेफ्ट एक्टिवेटेड है, राइट एक्टिवेट करो, सारी घबराहट खत्म। अच्छा, ठीक है। राइट को पता चल जाएगा, आपकी बॉडी ने आपको बता दिया दिन में ये 50 बार बदल सकता है। ये लेफ्ट और राइट दिन में 10 बार बदलता है, 50 बार भी बदलता है, आपकी ऊर्जा के हिसाब से।
अच्छा अभी आप लोगों का लेफ्ट है, मेरा राइट था। मैं हम्म। जबकि मून ज्यादा मेरे पे वो है, प्रभावित हूँ मैं मून से, लेकिन मेरा राइट एक्टिवेटेड था। तो अभी मैं बोलने आई हूँ, अगर मैं अभी लेफ्ट एक्टिवेटेड होता तो मैं नर्वस होती। हाँ। अच्छा मैं नर्वस होती। हम्म। बीच में आप लोग थोड़े बहुत नर्वस थे आपके आने से पहले थे, थे क्योंकि बताया था विकास ने कि मैम का ऑरा थोड़ा स्ट्रांग होगा क्योंकि इस टाइप के हैं मैम, तो हो जाती है बेचैनी थोड़ी सी। तो वो थोड़ी आई भी, थोड़ी देर तक हाँ। रही भी, हाँ बिल्कुल। अभी चली गई है। हाँ अभी चली गई है, अभी क्योंकि चली गई। मिलने के बाद पता लगा कि ऑरा जो है आपका स्ट्रांग है, जो हमें भी तो वो strong आपको कर ऑरा रहा है। मेरा क्यों स्ट्रांग लगा? क्योंकि मैंने अपनी सूर्य नाड़ी पे काम किया। हाँ। अच्छा। तभी आप देखें कुछ लोगों का ऑरा आप लोगों को बहुत स्ट्रांग लगता हो। बिल्कुल जैसे उनके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हाँ। हमारे सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम्म, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार वगैरह, अमिताभ बच्चन, अंबानी, और वही अंबानी के छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, उनका है कोई हाँ, नहीं है, नहीं, ये क्या कारण है? नहीं टिप्सा। ऑरा? यही वो कारण है कि उन्होंने अपने चक्रास को, अपने प्लैनेट्स को, जो कि आपके वीक थे, आपने समझ लिए। मैंने समय रहते इसको समझ लिया, तो मैंने उस पर निरंतर काम किया। जब मैंने निरंतर काम किया, मैं पैदाइशी तो इतना स्ट्रांग ऑरा लेके नहीं पैदा हुई होंगे ना। कोई बच्चे का कोई ऑरा होता है क्या? नहीं होता। नहीं। घर के वातावरण से, संस्कार से ही तो ऑरा बनता है। अब किसी किसी के घर जाके आपको बहुत ऊर्जा लगती होगी, मंदिरों में जाते ऊर्जा लगती है। बिल्कुल। वहीं कहीं डल जगह पे चले जाओगे या जहाँ रोशनी बड़ी कम होगी, तो वहां वैसे ही लगेगा कि अरे यार ऊर्जा कम। या कभी कभी घर में मम्मी कहती होंगी सुबह उठ जाया कर फटाफट, एक जना उठता तो सब उठ जाते हैं। हाँ। सबके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। तो वो क्या है? ऊर्जा। यही वो पैटर्न है, यही वो टॉक्सिसिटी है जो मनुष्यों में है। हाँ। और हम क्या करते हैं, वो एक्टिव नहीं करते, हम उसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं। फिर हम एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं, किसका? हम डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम में कोई कमी है। कोई कमी किसी में है ही नहीं। सही है मैम, ऐसा होता है अक्सर। मतलब हम कहीं किसी के घर जाते हैं, कोई बहुत पुराना घर है, अगर किसी का लाइट वगैरह रोशनी वगैरह कम है तो हमें थोड़ा नेगेटिव फील होता है। वहीं अगर कहीं घूमने जाते हैं, कोई पुराना महल है, कितने वर्षों के महल है जयपुर वगैरह में, तो वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। तो ऐसा क्यों है? पुराने महलों में सबसे पहली चीज जो आपने कारीगरी देखी हो, आपने देखा हो कि हमारे हिंदुस्तान का जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, वो आज के डेट में फॉरेन लोग आते हैं, खजुराहो जाएंगे, हमारे सारे उसमें जितने भी हमारे त्रिदेवों की और जो भी तस्वीरें बनी है, या 64 योगिनियां हैं हमारी, उन पे आके रिसर्च करते हैं। हमारे जो कृष्ण भगवान का एक वो आपने देखा होगा कि वो भीमशिला करके जो एक वो पत्थर है, वो टिका हुआ है अपनी जगह पे, वो आ ही नहीं रहा, वो उसको ग्रेविटी का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर ऐसा क्यों है। बहुत जगहों पर कुछ चीजें ऐसी अचंभित करने वाली लगी हुई हैं, हमें ही नहीं पता कि भाई ये कैसे चल रही है, किस ग्रेविटी से, किस फोर्स के साथ वो खड़ी हुई है। तो बेसिकली पुराने समय में जो स्क्रिप्चर्स थे या जो महल बने थे, वो एक राजा महाराजा के ऑरा से बने थे। अब मैंने आपको क्या बताया, पुराने समय पे लोग क्या करते थे, अपने ऊपर काम करते थे, अपने ऊपर काम करते कोई थे। गैजेट्स में नहीं था। राजा के तो स्पेशल रखते थे वो एस्ट्रोलॉजर्स को, क्योंकि वो लगातार अपना ऑरा स्ट्रांग, वो लोग सारा कुछ कर्म कांड, हर चीज वेदों के हिसाब से, ग्रह चालों के हिसाब से। और पहले क्या होता था, जो सन और मून की जो वो मूवमेंट होती थी, जो चंद्रमा की मूवमेंट होती थी, उसके अकॉर्डिंग आपके बताए जाते थे कि कौन सा पहर आएगा। घड़ी तो थी नहीं। अगर सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त का टाइम होता था 6 से 7 के बीच का। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या था? 5 से 6 के बीच का, या 4:30 से 6:30 के बीच का टाइम था। तो पहर आपने सुना होगा, 3 पहर पूजा करनी है, 3 पहर हनुमान जी का वो करिए। लोग क्या करते हैं, पहर का मतलब क्या है? हर चीज पहर पे डिसाइड होती थी मून के हिसाब से। फिर सूर्य आया तो पता चल गया कि उग रहा है, यानी ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है। और जब सूर्य एकदम बिल्कुल सेंटर में चला जाता है, तब क्या हो गया कि इसका मतलब अब 12 साढ़े 12 बज गए। ठीक है। और फिर जब सूर्य ढलने लगा और चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्काई में होते हैं, जब आसमान में होते हैं, तो वो समय आप देखोगे 5:30 से 6 बजे का होता है, जो गोधुली का टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं। और उस टाइम पे ही हमारी माताएं, हमारे घर के पूर्वज बोलते थे कि सोया मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्र निकल रहा होता है। तो यानी क्या था, हमारा शिव और शक्ति हमारी बॉडी में प्लस और माइनस हो रहा होता है। और इसीलिए उस टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए था। तो कमिंग टू योर पॉइंट आनंद, पुराने समय में उस जगह पर जो लोग रहते थे वो कैसे थे?
वो एक हम्म। ऐसे लोग थे जो इन सब चीजों को ये साइंस थी, ये एक स्पिरिचुअलिटी थी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमेशा साथ चली है। लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अंधविश्वास बना दिया, इस कुंडली को अंधविश्वास बना दिया, जबकि अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। हर चीज हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई है। सूर्य एक ग्रह है, चंद्र एक ग्रह है, ठीक है, 5 तत्वों से जुड़ी है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एथर, स्पेस, सब कुछ वही है। हम सूर्य की भी पूजा करते हैं हमारे सनातन में, हम चंद्र को भी पूजा करते हैं, करवा चौथ में उनको भी देते हैं। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की। हम वायु की भी पूजा करते हैं, ठीक है ना। हम अग्नि को भी पूजते हैं। हमारे यहाँ तो आहुति सारी स्वाहा करके अग्नि को दी जाती है। तो हमारा हिंदू धर्म इतना प्रगाढ़ था, इतना प्यारा था कि पुराने जमाने के लोग उसको जीते थे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जीते नहीं है, बस चल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज सोचो, मंदिर में जब आप जाते हो तो 24 घंटे घंटी बज रही है, तो वहां की ऊर्जा वैसी हो गई। तो इसीलिए जो महल होते थे उसमें अगर अंधेरा भी होगा ना, तो आपको जाकर एक अलग ही साउंड आएगा, एक अलग ही फील आएगी, क्योंकि वहां पर सुबह से लेकर रात तक तो हजारों अनुष्ठान हो रहे होते थे। हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे तो उनके लड़ने जाने से पहले बाद में क्या होता था, यज्ञ होते थे। कौन करते थे, ब्राह्मण पुरोहित। तो पहला वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय जब गया है लड़ने तो ब्राह्मण का उद्देश्य रोल क्या था, पीछे से भी पीछे से हवन करेगा उनकी लंबी आयु के लिए, क्योंकि वो लोग पता नहीं 18 महीने 20 महीने बाद आएंगे। तो पहले वर्ण ने अपना कर्म किया, दूसरे वर्ण का, क्षत्रिय का कर्म क्या था, वो रक्षा करना, वो युद्ध लड़ रहा है। वैश्य का क्या रोल था, वैश्य बनिया, यानी जो हमारे घर में भोजन लाएगा, जो हमारे घर में अर्थव्यवस्था को देखेगा। तो जो हमारे उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, आपने चावल दिया, मैंने आपको गेहूं दे दिया। तो इस तरीके से हमारे खजान होते थे पुराने जमाने में ना, आपके रसोइयों में वो खजान भर देते थे, राशन भर देते थे, क्योंकि युद्ध पे जाने से पहले सारे राजा अपनी प्रजा के लिए राशन भर जाता था। तो क्या होता था, सिक्के तो होते नहीं थे, बार्टर सिस्टम चलता था। ये काम बनियों का, वैश्यों का। चौथा काम शूद्र क्या करते थे, शूद्र का काम होता था साफ सफाई रखना। तो हमारे वर्ण, हमारा कल्चर, ये सब कुछ पुराने समय में जीवित था। अब तो है ही नहीं। अब इसको हमने किस पे ले लिया है, अरे ये पंडित है, ये उच्च जाति का, अरे ये जैन है, ये उच्च जाति का, अरे ये SC ST है तो भैया इससे बात मत करो, ये अछूत हो गया। तो इसीलिए आपको पुराने महलों में आपको, क्योंकि वहां निरंतर यज्ञ होते थे, एक यज्ञ होता था जाने के लिए, फिर जब आ गए तो फिर एक यज्ञ होता था जीत के लिए, फिर कभी यज्ञ हो गया कि बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि तब तो 100 बच्चे होते थे। हमारे कौरव भी कितने थे, हमारे पांडव 100 इतने कौरव थे हमारे। तो आप समझ लो हर बच्चे के लिए कोई ना कोई एक अनुष्ठान हो रहा है। शादियां इतनी होती थी, सही है, इतनी रानियां होती थी राजाओं की, तो यज्ञ होते थे, इसीलिए आपको वहां ऊर्जा महसूस होती है। तो मैम आजकल एक मेजर प्रॉब्लम है सभी की, आजकल खास करके यूथ में ज़्यादा है एंजाइटी, डिप्रेशन। तो क्या इन पे गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं इसको हम? एंजाइटी, डिप्रेशन आता है सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के माइनसेस की वजह से। अभी तक हमने जितनी बात करी कि हमारे को ये पता चल गया कि हमारा ग्रह कौन सा माइनस है। जैसे आपने देखा हो बहुत लोगों में ऊर्जा कई बार होती है कि सुबह तो बड़ी अच्छी लग रही है, शाम तक आते आते बड़े डल हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं। फिर कहीं मीटिंग में गए हैं, 2-4 घंटे की महफिल में गए, उसके बाद आके थक गए और उनको अब सोना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, उनका चंद्रमा वीक है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सूर्य भी वीक है। सूर्य क्योंकि ऊर्जा देता है। तो अब होगा क्या, आपके अंदर चंद्रमा वीक है, सूर्य वीक है, आपको पता नहीं है। अब आप इसको क्या समझ रहे हैं, यार मेरे में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है। आप परेशान होंगे, ओवर थिंकिंग करोगे आप। अब आप ओवर थिंकिंग में क्या करोगे, आप 100 लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, या आइसोलेशन में जाओगे, रील्स देखोगे, किसी से कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, तो कभी किसी दोस्त के पास भागोगे, कभी किसी डॉक्टर के पास भागोगे। अब आपको रूट कॉज पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी बीमारी का क्या रूट कॉज है। अब जब तक आपको बीमारी का रूट कॉज ही नहीं पता, तो धीरे धीरे जो पहले शायद 0.1% थी, वो बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि आप भटकते रहे, आपको सही जवाब नहीं मिला, वो कन्वर्ट किस में हो गई, एंजाइटी में।
और एंजाइटी में कन्वर्ट कैसे होती है? आपके अंदर जो इमोशंस हैं, फियर, कंफ्यूजन, फेलियर, अब आधे से ज्यादा लोगों को एंजाइटी अपने काम को लेके होती है। आजकल रिलेशनशिप एंजाइटी तो भाई साहब इतनी ज्यादा है, बढ़ रही है। मुझसे तो सबसे ज्यादा ये पूछते हैं लोग कि मैम मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, ये बता दीजिए। भाई मैं आपको बता भी दूं क्या, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं? नहीं। आप कोई अभी आपके पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी आ जाएगी क्या कि मैं आपकी सोच बदल दूंगी? आपने मुझसे जान लिया, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब अगर आप खुद में बहुत वीक हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, आप तो और सिंक हो जाएंगे। अब भाई एक एस्ट्रोलॉजर सोचेगा यार अगर मेरे को कुछ गलत दिख रहा है मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं, ठीक है, अब मेरा काम है सच्चाई बताना। लेकिन अब अगर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ, तो अब पहले मैं क्या बोलूंगी, मैं बात को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले आती है कि जब शुरुआत हुई थी तभी अगर हमें कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें भ्रमित ना करे। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर क्या बताता है, ग्रह चाल। अब उसने ग्रह चाल बता दिया, मैंने आपसे उपाय करने को कहा, अब आप में ऊर्जा ही नहीं है उपाय करने की, कहाँ से करूंगा? कहाँ से करोगे आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो। सही है। सूर्य को जल कैसे दे दोगे? सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उठ 10 बजे रहा हूँ, 10 बजे रहा है तो कहाँ से दे दोगे? आलस ही नहीं उतर रहा है तो कैसे होगा? अब जी तो फिर क्या करें? अब एस्ट्रोलॉजर के पास आप आए हो तो वो आपको उसको करवाना है भाई, आपको उसको अच्छा करवाना है। आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आप एक काउंसलर है, आप एक हीलर है। सूर्य आपका, आपकी शुरुआत के जो 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इनमें स्थित होता है। अच्छा। व्यक्ति दिन में 24 घंटे में मेडिटेशन तो कभी भी कर सकता है। बिल्कुल। इसका कोई रूल नहीं है कि सुबह ही करना है या रात में करना है। भाई आप 11 बजे उठे तो भोजन तो 11 बजे ही करोगे ना। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। अब आज मान लो लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको पता आपके पास ऑप्शन ही लौकी का है। ऑप्शन ही नहीं है कोई और, ऑप्शन ही लौकी का है, और नहीं तो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज खाओगे, आज शायद सिर्फ उबाल के खाओगे, कल को उस पे तड़का लगा के खाओगे, तीसरे दिन उसमें शायद हो सकता है उसके कोफ्ते बना लो, ठीक है, फिर चौथे दिन उसका शायद हलवा भी बना लो। एक लौकी रूप अनेक, 100 चीजें बन जाएंगी। आपको पता है कि आपके पास उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि भाई विकास, करो या मरो वाली सिचुएशन है, करा मैं दूंगा, करना तुमको पड़ेगा। 2 बार लाठी मारूंगी मैं। क्या लाठी मारूंगी भाई? 2 दिन उपाय नहीं करोगे, तीसरे दिन फिर रोओगे, मुझे गालियां दोगे, मैम आपने ये बताया था, मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी? मेरा रोल आता है, मैं आपको चक्र एक्टिवेट करवाऊं। अच्छा। मैं आपके सबसे पहले फिजिकल प्लेन के 3 चक्रास पे काम करूंगी आपके, क्योंकि वो डेड है, वो इतने इनएक्टिव है, वो माइनस में है। क्योंकि रूट चक्रा होता है एंजाइटी डिप्रेशन का कारक, सिक्योरिटी का कारक, जो मूलाधार, जो रीढ़ की हड्डी में होता है, जहां पर शक्ति है, जहां शिव शक्ति की शक्ति है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान नाभि के नीचे, जहां पर आपका जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके अंदर रोमांस होता है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो स्थित है। फिर उसके ऊपर आते हैं मणिपुर चक्र। अभी ये 3 पे समझते हैं, ये फिजिकल प्लेन के चक्र है। मणिपुर में पैसा, अबंडेंस, मेरा काम आएगा कि नहीं, पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेरे पास कितना पैसा आएगा, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज जो काम शुरू किया है क्या 6 महीने बाद भी कर पा रहा हूँ? क्योंकि बंद हो जाते हैं ना, आज शुरू किया कल बंद, 3 महीने आज तो लग रहा है ये किला फतेह कर लूंगा, फिर 4 दिन बाद डाउन हो जाता है। जैसी फेलियर आया डाउन, और लोग समझ रहे अरे मेरा राहु खराब है, अरे मेरा केतु कर दिया ये, अरे शनि ने ये कर दिया, राहु ने ये, शनि ने, अब शनि के नाम पे डरा दिया सबको। अरे यार 7.5 लग गई, 7.5 लग गई, अरे लगी, मेरी भी लगी, ढैया से उतरी हूँ मैं, एक्सीडेंट हुए, गाड़ी भी चली गई, बहुत सारी समस्याएं आई, सर्वाइकल की दिक्कत आई, लेकिन भाई मुझे पता था कि ये समय मेरा आने वाला है, तो मैंने उस हिसाब से उसको बैलेंस कर लिया। पैर हिला रहे हो, ये राहु की प्रॉब्लम है। अच्छा। और मूलाधार की प्रॉब्लम, लाइव एक्सप्लेन, ये मूलाधार की प्रॉब्लम है। मूलाधार इनएक्टिव है। पेट की समस्या होती है कभी कभी? नहीं, पेट की तो कोई नहीं होती।
खाना खाने की रुचि इतनी ज्यादा नहीं होगी कि मतलब ये भी खाऊं वो भी खाऊं ये भी खाऊं वो भी खाऊं, मतलब बहुत ज्यादा पागल नहीं होगे तुम जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा नहीं, पागल बहुत ज्यादा पागल नहीं होता, हाँ बहुत मतलब कि नॉर्मल, अटपटा खाऊं या बस ये इतना होता है कि जितना जरूरत है उतना खा लेते ठीक हैं। है। और एक समय पे 3-4 ख्याल आते हैं, ये भी पूछना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हाँ, ये होता है, चलता रहता है। चलता रहता है। मूलाधार की प्रॉब्लम है, स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। एक काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम दिमाग में आ जाएगा, ना उस काम को अच्छे से कर पाओगे ना इस काम को अच्छे से कर पाओगे, और अटक जाओगे बीच में। कैसे एक्टिव कर सकते हैं मूलाधार? अब उसको बैलेंस करना है। मूलाधार पे काम कर लिया, इस पे काम कर लिया, इस पे काम कर लिया, ये एंजाइटी का सबसे पहला सिम्टम है, पैर हिलाना। लोग खड़े खड़े भी पैर हिलाते रहते हैं, पैर सोते सोते पैर हिलाते रहते हैं, रूट चक्र इनएक्टिव है, एंजाइटी भरी हुई है। कहाँ भरी हुई है? सिर्फ अभी आधी बॉडी में, नाभि के तक बॉडी। 3 फिजिकल प्लेन होते हैं इंसान के, एक मनुष्य 3 भागों में डिवाइडेड होता है, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन। फिजिकल प्लेन में ये 3 चक्र आते हैं, और आधा मनुष्य इससे ऊपर ही नहीं जा पाता। इसीलिए एंजाइटी, डिप्रेशन, लस्ट बहुत बढ़ गया है। लोग सेक्सुअली आज ये पार्टनर, आज ये पार्टनर, आज ये पार्टनर, आज ये पार्टनर, शादी से भाग रहे हैं, सेक्स के पीछे भाग रहे हैं। गर्लफ्रेंड कपड़ों की तरह बदल रही है, बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो भैया सोशल स्टेटस आज की डेट में नहीं है, होना चाहिए, ठीक है। डीप जा ही नहीं पा रहे हैं, और दोस्तों यारों में किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत गुस्सा, कंट्रोल ही खो दिया है, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा, रो पा नहीं रहे हैं लड़के, तो वो क्या हो जा रहा है, वो अंदर सप्रेस हो जा रहा है फिजिकल प्लेन में, और वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, स्ट्रेस में, अल्कोहल में चले जा रहे हैं, ड्रग्स में चले जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, पूरे टाइम फोन क्या है, राहु क्या कराता है, एडिक्शन। और एडिक्शन कैसे होता है, ड्रग का, फोन का, किसी भी चीज का। चाय पीने भी इज एन एडिक्शन, वो भी राहु कराता है। बहुत से लोग होते होंगे दिन में 15-15, 20-20 चाय पीते हैं। मैं एक टाइम 50 चाय पीने लग गई थी। मुझे फिर मैंने देखा, मैं समझ गई, मैं क्योंकि भाई अपने डॉक्टर अपनी मर्ज तो जानता ही है, मैं समझ गई मेरा राहु खराब हो रहा है। फैन लाइट खराब होने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, स्टेजेस हैं। पहले क्या होगा, घबराहट होगी, फिर बढ़ के इंसोम्निया पे जाएगा, नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर फोन पे लगने शुरू हो जाओगे, घबराहट इतनी हो जाएगी, गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये तो खुद पे आएगा, फिर वातावरण में दिखने लग जाएगा, बल्ब खराब हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आइटम खराब होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बैठे बैठे पता नहीं चला, अचानक से खर्चे आ गए, अचानक से आ गए कि अरे यार अभी कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में अचानक से कोई तबीयत खराब हो गई किसी की। क्या है ये सब? ये आपका खुद का सिम्टम है कि राहु खराब है, केतु शनि में प्रॉब्लम आ गई है। तो अब भाई पता चल गया है कि ये राहु केतु शनि की प्रॉब्लम, अब बैलेंस करने के तो भैया बैलेंस करो, और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये 3 चक्रों पे काम कर लो भैया। अच्छा, इसका बीज मंत्र लम वम रम, ठीक है। इसके 3 अपने सूर्य नमस्कार करना अगर कोई जानता है, कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं है, 12 स्टेप्स हैं सूर्य नमस्कार में, आप वो करना शुरू करिए, तीनों चक्र पे एक्टिवेट करिए, उस पे ध्यान लगा के लम वम रम बीज मंत्र का जाप करिए, मंत्र के साथ मेडिटेशन करिए, मंत्र के साथ। शांति वाली मेडिटेशन एंजाइटी डिप्रेशन वालों को कभी नहीं करनी चाहिए, वो और एंजाइटी में जाएंगे, क्योंकि उनको जो साइलेंस है वो काटता है, तो उनको ध्वनि चाहिए, नाद, जिसको हम बोलते थे नटराज हमारे जो थे, नटराज ने हमारे क्या किया था, शिव जी का रूप है, तो शिव जी हमेशा क्या करते थे, शिव जी जब भी कुछ भी ऐसा होता था कि उनके अंदर खलबली मचती थी तो वो नृत्य करते थे, नृत्य, हाँ। तो नटराज रूपी आए। तो नटराज का सिग्निफिकेंस क्या है कि उन्होंने नृत्य को, उन्होंने म्यूजिक को, नाद को, हमारे वेद में यही सब कुछ है, उन्होंने उसको अपना ध्यान बनाया। हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, हमें शांति मिलती है म्यूजिक सुन के, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है। वो क्या करती है, वो आपके ब्रेन के सेल्स को डोपामिन देती है, एक ऑक्सीटॉक्सिन देती है, जिसको हम बेसिकली हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन से वो आपके उन चक्रास को अंदर जो भी, उसको हल्का सा, एक कहते हैं ना इंजन में 5वां इंजन पे ले जाने के लिए पहले 1 2 3 4 से ले जाओगे ना, वो लेके जाता है 1 2 3 4, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें कौन सा म्यूजिक सुनना है।
इस दौरान आप लोग शिव जी का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, सुन सकते हैं। बहुत आपको इसका वो देगा। देवी का कोई भी मंत्र, ऐगिरी नंदिनी से लेकर आप लोग देवी के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शक्ति आपकी ये 3 चक्र है उसको बैलेंस करती है। फिर देवी की उपासना बहुत करती है। इन तीनों चक्र में मंगल छुपा है, सूर्य छुपा है, बृहस्पति छुपा है। ये वो 3 ग्रह छुपे हैं जो कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। मंगल के गुरु कौन? मंगल की पूजा के लिए कौन सा मंगलवार के भगवान कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ। तो रूट चक्र अगर एक्टिवेट किया तो किसकी ब्लेसिंग आई? हनुमान जी। उसके ऊपर स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में और मणिपुर में बैठे हैं जुपिटर और सन। सन तो ऑटोमेटिकली सूर्य, ऊर्जा, जुपिटर बृहस्पति, बृहस्पति के ईष्ट कौन, भगवान कौन? बृहस्पति देव और विष्णु जी। तो विष्णु जी की भी ब्लेसिंग्स आ गई। विष्णु के रूप कौन? कृष्ण जी, राम जी। तो आपको पता है ये चीजें, तब उससे क्या होगा, आप कृष्ण का मंत्र कर लीजिए, आप राम मंत्र कर लीजिए, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्रा है उसका जाप करके कर लीजिए। आप देख लीजिए एंजाइटी में जो आज की डेट में क्लोनाज़ेप ये सब चीजें, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ सर्टिफाइड, तो मैं मेडिसिन रेकमेंड नहीं करती, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बट डॉक्टर्स के साथ रहते हैं। तो नींद की एक गोली दे देते हैं क्लोनाज़ेप करके या एटिजोलेम करके या कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं। ये क्या करता है, आपको शांत कर देता है, जो आपके लिए एक एल्कोहल करता है। एल्कोहल क्या करता है, नसें ही बंद कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म। और फिर हमें क्या लगता है कि अरे यार मैं तो बड़ा ब्लिस में हूँ, नशे में। तो मेडिटेशन क्या दे रहा है, वो भी तो नशे में ले जा रहा है, वो भी तो उसी ट्रांस में ले जा रहा है। ट्रांस और साइकेडेलिक म्यूजिक ही तो सुनते हैं, ये डिकचिक 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 वाली। तो ये क्या है, ये ट्रांस ही तो है। मेडिटेशन इज द रियल फॉर्म ऑफ गेटिंग इनटू दैट ट्रांस। और अगर आपको ट्रांस में जाना है, चक्रास को एक्टिवेट करिए, जो मैंने आपको बताया। चक्रास को एक्टिवेट करके ग्रह एक्टिव, ग्रह से ईस्ट एक्टिव, भगवान एक्टिव, उसकी ब्लेसिंग आई। भगवान एक्टिव तो पिछले जन्म का कर्म भी एक्टिव, आपका भक्ति मार्ग आ गया। भक्ति मार्ग से 10 दिन के अंदर अंदर हमारे कलयुग में हम मनुष्य भक्ति मार्ग से 10 दिन के अंदर अंदर भगवान को पा सकते हैं। अच्छा। ये लिखा है सतयुग, द्वापर और त्रेता में पहले कई लाख साल थे, फिर वो हजारों में बदले, फिर वो सौयों में बदले। अब सिर्फ मात्र 10 दिन में आप ईश्वर को पा सकते हैं। कलयुग, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने ये बात अपनी स्पष्ट करी है अपने वेदों में, अपने ग्रंथों में, हर उसमें मिलेगा कि सबसे बेस्ट युग है कलयुग, क्योंकि मात्र 10 दिन की आराधना से, भगवान भक्ति से आपको इष्ट मिल जाएंगे। आपके क्या आपको करना होगा? बस यही, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ अपने आप को समझना है, जिसको हम कह रहे हैं ना, भीतर जाओ। यही सुनते आ रहे हैं, भीतर की शक्ति को एक्टिव करना है। भीतर की शक्ति को एक्टिव करना है, यानी अपने अंदर के उस योगी को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए आप कोयम्बटूर ईशा फाउंडेशन जा रहे हैं, उस शिव के पास जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, जगह जगह आप यात्रा कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का महत्व ही नहीं पता है, केदारनाथ का महत्व पता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। काशी विश्वनाथ क्यों जाते हैं, पिछले जन्म को, कर्मों को ठीक करने के लिए जाते हैं। रामेश्वरम क्यों जाते हैं, जब आपके रिश्ते नाते बिल्कुल ही वर्ज पे आ गए, खत्म होने के, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, लोग तो ऐसे घूमने चले जाते हैं। बस महाकाल के पास क्यों जाते हैं, आपको पता है? नहीं, किसी ने बताया अभी तक? आप लोग, मैंने नहीं बताया, मैं तो नहीं बताया, किसी ने नहीं सुना। महाकाल के पास जब आप सत्ता में है, आपके पास पावर नहीं है, आपका काम नहीं सेट हो रहा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तो महाकाल के पास जाइए। अगर मनुष्य को पता हो कि मेरी आज क्या समस्या है, ठीक है, और कौन सा ज्योतिर्लिंग, कौन सी चीज के लिए ईश्वर के द्वारा, वो सब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप से उत्पन्न हुए हैं। और पांडव कहाँ गए थे आखिर में महाभारत के बाद मोक्ष के लिए? मोक्ष के लिए वो किसी ने बताया? नहीं बताया। केदारनाथ गए थे, अच्छा, उनको मोक्ष वहीं मिला। अच्छा। और जो शिवलिंग आपने देखी केदारनाथ की, कैसी दिखती है? वो एक कुबड़ की तरह दिखती है। वो कुबड़ पता है क्या है? वो कौन है कुबड़?
खुद वो नंदी जी, जो शिव जी एक नंदी जी के रूप में आ गए थे और उन्होंने भीम को रोका था, वो नहीं आने, वो टेस्ट ले रहे थे पांडवों का, ठीक है, तो वो आके रुक गए थे और भीम ने जब उनको उसका उन पे प्रहार किया तो वो धस गए, क्योंकि भीम का प्रहार उनको वरदान था, उनका प्रहार इतना मजबूत था। तो जब वो नंदी जी आधे गड़ गए तो सिर्फ उनका कुबड़ बाहर रह गया और वहीं पर केदारनाथ खड़े हो गए। तो केदारनाथ जाने का मतलब इंसान को जब लिबरेशन चाहिए, जब मोक्ष चाहिए, मन की शांति, रामेश्वरम जब रिश्ते नाते ठीक करने हो, डिवोर्स होने वाला है, शादी नहीं हो रही है, रामेश्वरम का यात्रा करिए। अच्छा। एंजाइटी डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा घर में बीमारियां आ रही हैं, घर के लोग निरंतर बीमार पड़ते जा रहे हैं, सोमनाथ की यात्रा करिए, काशी विश्वनाथ की यात्रा करिए, पिछले जन्मों के कर्मों को बैलेंस करता है। सोमनाथ की कहानी क्या है पता है आपको? सोम किसको कहते हैं? सोम शिव का। शिव, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ विराजमान है? शिव के सर पर। शिव के सर पे। शिव के सर पे क्यों विराजमान है? किसी ने बताया? नहीं बताया। शिव के सर पे चंद्रमा इसीलिए विराजमान है क्योंकि चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने, जो कि उनकी पुत्रियों के पति हैं, चंद्रमा, उनकी 60 पुत्रियां थी प्रजापति दक्ष की, जिसमें से एक सती माँ भी है, और जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो प्रजापति दक्ष की बेटियां हैं। तो उसमें से कुछ नक्षत्रों की शादी चंद्रमा से हुई। चंद्रमा ने अपनी बीवी को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को मृत्यु दंड दे दिया। अब अगर चंद्रमा मृत्यु हो गए तब तो रात होगी ही नहीं ना। तो ये तो सृष्टि के लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि हो ही नहीं सकती। तो किसके पास गए? शिव जी के पास। शिव जी के पास। हमारे क्रिएटर ब्रह्मा जी, हमारे रचयिता विष्णु जी, डिस्ट्रॉयर शिव जी हैं। डिस्ट्रॉयर लोगों को लगता है कि वो विध्वंस करते हैं लोगों का। डिस्ट्रॉयर का नेक्स्ट फेज क्या होगा? जब कोई चीज का अंत होगा तभी तो उसका किसी का आरंभ होगा। जब कुछ अंत होगा तभी तो आरंभ होगा। तो चंद्र का तो अंत हो गया, अब आरंभ करना था। तो आरंभ कहाँ से हो? आरंभ शिव करेंगे। अब शिव ने कहा भैया आपको तो श्राप मिल गया है मृत्यु का, तो मैं कैसे अब आपको जिंदा कर दूं? अब भाई यही कर सकता हूँ कि अपने मस्तक पे बैठा सकता हूँ, और जो मेरे मस्तक पे आ जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। ये है, ये एंजाइटी है ये, ठीक है। तो अब जब शिव ने उनको अपने मस्तक पे बैठा लिया तो जाहिर सी बात है, जब एक ईश्वर ने अपनी किसी चीज पे अपने मस्तक पे बैठा लिया तो वो तो उजागर हो गया। लेकिन अब श्राप को नहीं काट सकते थे, तो कहे कि 15 दिन तो आप रोशनी में रहेंगे, लेकिन 15 दिन आप अंधेरे में रहेंगे। तो उत्पत्ति हुई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, जिसको हम लोग सुनते हैं चांदन के दिन और रोशनी के दिन, यानी फुल मून और आपका न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या। यहाँ से शुरुआत हुई और वो जगह थी सोमनाथ। और चंद्र को वापस से जिंदा करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पहली बार उच्चारण और यज्ञ हुआ था, जो मार्कंडेय ऋषि ने बनाया था। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है कि वो मृत्यु से भी वापस आपको ले आएगा। कि मृत्यु को भी, अगर मृत्यु को छू भी लिया है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको मृत्यु से भी बाहर ले आएगा। तो अब घर में भाई आप सोमनाथ की यात्रा नहीं कर सकते, भाई नहीं है पैसे, नहीं जा सकते, सभी नहीं जा सकते, लेकिन जाप तो कर सकते हो। कोई पैसे लग रहे हैं जाप में? नहीं, घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 1.25 लाख की जाप, ये हमारे शिव पुराण में सब जगह लिखा है कि कौन कितने कितने जाप से कितना क्या मिलेगा। 1.25 लाख की मिनिमम जाप शुरू होती है, और आप मृत्यु तुल्य कष्ट भी अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। तो किसी तंत्र की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र की जरूरत है। और उस मंत्र का आपको सिंपल, ईश्वर, किसी गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर ने तो ये हमारे वेदों में दे रखा है। अगर ईश्वर ने बनाया है तो उससे बड़ा गुरु कोई है? भाई शिव से बड़ा कोई गुरु है? नहीं। विष्णु जी से बड़ा कोई गुरु है? नहीं। भाई उन्होंने हमें बनाया है, हमने तो उनको नहीं बनाया है। तो उनके द्वारा बनाए गए जो सप्त ऋषि थे,
आदि शंकराचार्य थे, वो महागुरु थे। महागुरु ने ग्रंथ बना दिए हैं, ग्रंथों में मंत्र लिखे हैं। तो आपको अगर ये हो सकता है, इस पे बहुत सारे लोग बोलें कि ये गलत है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ईश्वर शिव में मिले, मेरा मंत्र मुझे उन्होंने दिया। अच्छा। जब मैं ध्यान में गई, मैं बहुत भटक रही थी गुरु के लिए, तो जब मैं ध्यान में गई तो मेरा ध्यान एक ऐसी सीमा पे चला गया था कि साक्षात शिव दिखे मुझे। अच्छा। और साक्षात शिव ने मुझे मेरा मंत्र उस दिन दे दिया। और मैंने तो अब शायद पता नहीं कितने करोड़ मंत्र जाप उसके कर लिए हैं, मुझे नहीं पता। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं मृत्यु को छू के भी वापस आई। ऐसा एक समय मेरे पास था कि मैं 100 किलो की होती थी। आप अच्छा। 100 किलो के होते थे? मैं 98 केजी की थी और बहुत ट्रॉमा से निकली। मेरा एक गृहस्थ जीवन भी बहुत ट्रॉमा से गया। लेकिन एक चीज शिव ने जब पकड़ा, या ये कह लीजिए मैंने शिव को पकड़ा या उन्होंने मुझे पकड़ा, क्योंकि पकड़ शिव को सिर्फ वही सकता है जो कि शिव ने जिसको पकड़ा हो, वरना शिव को कोई पकड़ नहीं सकता। सिर्फ वही शिव को पकड़ सकता है जिसको शिव ने पकड़ा हो। और एक्चुअली में देखा जाए तो शिव ने सबको पकड़ा हुआ है। सिर्फ बात क्या है कि हम यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, हमें यहाँ आना है। यहाँ कौन बसा है? हमारे हनुमान जी ने सीना चीर के ही तो दिखाया था राम सीता को। राम सीता। तो दिल में अनाहत चक्र, हमारा हार्ट चक्र, सारा खेल यहीं आके खत्म हो जाता है। क्योंकि इससे ऊपर तो ईश्वर है, इससे नीचे एक तरीके से ऐसे समझ लो कि राक्षस है। और ये बीच का बैलेंस है, ये तराजू का वो है पलड़ा। अब आपके ऊपर है, यहाँ आके राम को पाना है, क्योंकि शिव को पाया तो राम को पा लिया, राम को पाना है तो शिव को पाना पड़ेगा, और राम को पा लिया तो शिव को पा लिया। एक ही थाली के या एक ही सिक्के के दो पहलू। और अगर यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ भी बात बना लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ढाक के वही 3 पात, आप बार बार भ्रमित होंगे, गिरेंगे। और ये रास्ता इजी नहीं होता है, बहुत तोड़ता है, मृत्यु तक का कष्ट देता है। लेकिन फिर जब आपने यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये आपकी आंखें पे चश्मा लगा है, थर्ड आई पे वीकनेस है, इसीलिए स्ट्रेस आता है। बचपन में जिसकी आंखों में चश्मा लग गया, क्राउन चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, थर्ड आई, कंसंट्रेशन में, पढ़ाई में वो लोग कम वीक होंगे, या कहीं ना कहीं उन पे वो प्रेशर लेने की आदत है, हर चीज का भार लेने की आदत है। उसका भी सोचेंगे, उसका भी सोचेंगे, उसका भी सोचेंगे, उसका होता है आपके साथ ऐसा कि आप हर किसी का भी बिल्कुल होता है, स्ट्रेस लेने लगते हो, बर्डन लेने लगते हो, और अपने को ही भूल जाते हो। ठीक है। और नींद नहीं पूरी होती है, ठीक है, और अंदर ही अंदर कमी महसूस होती रहती है, यार जिंदगी में कुछ तो कमी है। फिर सुकून ढूंढने के लिए शांति चाहिए, तो किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे, आसमान को भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यही शांति है। बट वो तो टेम्पररी शांति है ना, टेम्पररी शांति को कब तक यार। थर्ड आई चक्र को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? अनाहत तक पहुंचना है सबसे पहले। अब अनाहत पे आने के लिए आपको मार्ग लेना पड़ेगा भक्ति का, और बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग किन चीजों का? भगवत गीता में श्री कृष्ण कह गए हैं सर्वेषु कालेषु, कि मतलब वो हमेशा बोलते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही सुना है हमने। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अर्जुन ने जब ये कहा कि मेरा बेटा तो चक्रव्यूह के अंदर जा रहा है अभिमन्यु, मेरे भीष्म पितामह भी मर रहे हैं, मैं ही मार रहा हूँ, कर्ण होने को मेरा भाई है, एक इतना अच्छा योद्धा है, उसको भी मैं मार रहा हूँ, मेरे कौरव मेरे भाई हैं, तो ये युद्ध मैं कर ही क्यों रहा हूँ जब सब तो मेरे अपने मर रहे हैं, और फिर ऊपर से मेरा बेटा भी मरने जा रहा है, क्योंकि उसको जाना तो आता है, वापस आना नहीं आता। तो जब फिर बड़ा पीड़ा में वो कि भैया मेरे इस ज्ञान का या मेरे इस चीज का क्या फायदा भाई, मैं अपनों को ही मार रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये महाभारत। तो कृष्ण भगवान ने जब उनको अपना असली रूप दिखाया कि देख भाई, ना तू कर रहा ना ये कर रहे, करा तो मैं रहा हूँ, तुम कौन हो? कठपुतली मात्र। अब तुम्हें
डिसाइड ये करना है, क्योंकि दुर्योधन ने क्या मांगा था? दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की सेना मांगी सेना थी। मांगी थी। अर्जुन ने क्या मांगा था? कृष्ण भगवान को मांगे थे। तो दुर्योधन ने सेना मांग के अहम, एंगर, कंफ्यूजन, हर तरह के उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको बोल दिया गया था कि तेरी कुंडली में राजयोग है, तू तो जीतेगा। उसको ये पता ही नहीं था कि सामने कौन है, लीलाकार। लीलाकार। अब लीलाकार ने जब देखा कि भाई मैं तो सुलह करने आया था एक बार, अब लेकिन ये सुलह नहीं कर रहा है, अब युद्ध ही करना है, तो ठीक है भैया, क्योंकि अब तो चौथा युग कलयुग आना है, तो कलयुग का निवारण, सॉरी, कलयुग का जो एक स्टैब्लिशमेंट है, जो आविष्कार है, वो महाभारत से ही होनी है। तो यही सही भाई, भाई अंत तो करना है, कुछ अंत फिर किसी का आरंभ। तो अर्जुन को ईश्वर ने बोला कि तुम्हें, अगर तुम सरेंडर नहीं हो रहे, क्योंकि दुर्योधन सरेंडर नहीं हुआ, अगर वो सरेंडर हो जाता तो महाभारत होती ही ना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे सरेंडर करने के लिए। कहे थे कि तुम हमको इंद्रप्रस्थ और 4 गांव, इंद्रप्रस्थ यानी हमारा दिल्ली, ये दे दो, पांडव उसी में लेके चले जाएंगे। उसने नहीं दिया, तो युद्ध हुआ, वो सरेंडर नहीं हुआ। तो सरेंडर का मतलब क्या है? आपकी सोच, आपकी धारणा, आपका खुद का दिमाग। जब अर्जुन ने अपना दिमाग फिर ये बात समझ ली कि अरे भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो सब ये लीलाकार करवा रहे हैं, मेरे माधव जिनको मैं अपना दोस्त मानता था, ये तो असल मायनों में लीलाकार हैं। तो उसने क्या किया, अर्जुन ने फिर कहा कि लो भैया, फिर तो जो करना है आपको करना है, जीवन मृत्यु सब आप ही ने दिया है। जब आप ही ने दिया, ये जीवन ही जब आपका है, ये शरीर ही जब आपका, मैं तो ये शरीर, ये तो कपड़ा है मेरा। आज आपने हरे रंग का कपड़ा पहना, मैंने लाल रंग का, उसने पर्पल कलर का। ये कपड़े से हमारे क्या है, हम अंदर क्या है वो मायने रखता है। कहते हैं ना, गिरेबान में झांक के देखो। तो अर्जुन ने जब वो सरेंडर कर दिया, तो अर्जुन को क्या मिला? मोक्ष। तो यानी वो कहाँ पहुंचा? 3rd आई, सहस्त्रार, और उससे ऊपर हमारे लोकों तक, सारे लोक उसने हमारे उसने देखे। तो सबसे पहले उसका मोह उसने त्यागा। तो मोह कहाँ आता है? हमारे दिल में। तो मोह का मतलब रिश्ते त्यागना नहीं है, मोह का मतलब है किसी को जकड़ के रखने का। हम रिश्तों में यही करते हैं। आज की डेट में हम रिश्तों को जकड़ के रख रहे हैं। ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं उठ रहा, ये ऐसे क्यों नहीं बोल रहा, इसने ऐसे बोला, यार इसको ऐसे बोलना चाहिए था, इसको, ये मेरी बीवी है, इसने आज 4 बजे तक मेरे को खाना नहीं दिया, अरे ये तो ऐसी। बीवी सोच रही है मेरा पति आएगा, आज मुझे पुचकारेगा, मुझे गले लगाएगा, वो तो लेकिन अपनी स्ट्रेस में आया है, बॉस की स्ट्रेस, इसकी स्ट्रेस, दोनों में लड़ाई हो गई, अगले दिन तलाक हो गई। माँ कह रही है लड़का बदल गया, जोरू का गुलाम हो गया। अभी तक तो तुम शादी करना चाह रहे थे, अब जोरू का गुलाम हो गया। क्यों भाई? आपने जब 30-35 साल की जिंदगी काट ली, उसको भी काटने दो। सब मोह में जकड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मोह किसका? ये तो रिश्तों का हो गया। फिर मोह, आज मैंने अरमानी की वॉच पहनी है, कल को मेरे को 500 रुपए की कोई नॉर्मल वॉच मिल जाए, नहीं, मुझे तो मोह है, मेरे को तो नहीं वो 10,000 की अरमानी पहननी। ये भी तो मोह है। किस चीज से? मटीरियल से। फिर आज तो फलाना जगह जाना है, नहीं जा पाए, कुछ मन में क्या आ गया, यार कुछ तो बुरा होने वाला था, लगता है नहीं जा पाए, यार अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के, मतलब मन में इतने थॉट्स आ रहे हैं। ये भी क्या है? कहीं ना कहीं एक जकड़ा हुआ है हमने किसी ना किसी चीज से अपने आप को, ओवर थिंकिंग से, कोई ना कोई थॉट से हम जकड़े हुए। हम सरेंडर ही नहीं हो रहे, हम शून्य ही नहीं बन रहे। शून्य ही तो बनना है। शिव क्या है? शून्य। शिव पे आके सब कुछ शून्य हो जाता है, क्योंकि शिव यहाँ है। शिव यहाँ है। यहाँ विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये तीनों चक्र पे हमारे बैठे हैं सदाशिव, शिव और विष्णु। इन 3 को एक्टिवेट करने के लिए अनाहत को पहले हील करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? आपको बार बार सेम पैटर्न पे आप गिरोगे, जिसको आज की डेट में हम लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन के थ्रू जानते हैं, समझते हैं कि हमारा पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म था जो कि हमें इस जन्म में आगे नहीं बढ़ा रहा। तो वो तो मैं और आप आज अपनी जिंदगी से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
मैं रोज किसी से दोस्ती करती हूँ, महीने 2 महीने बाद दोस्ती टूट जाती है, माँ बाप से लड़ाई होती है, तुरंत एग्रेशन आ जाता है, तुरंत चिड़चिड़ापन आता है, रिश्ते नातों में बॉस से बन नहीं पाती, कुछ नहीं बन पाती। क्या है इसका मतलब? सेम पैटर्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही पैटर्न अगर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको समझने की ये जरूरत है कि ये पैटर्न किस चीज से जुड़ा है, किस ग्रह चाल से जुड़ा है। बॉसेस से नहीं बन रही, तो मंगल कहीं ना कहीं और सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने क्या किया होगा, आप ऐसे किसी पद पे होंगे जहां आपने अपनी ताकत का मिसयूज किया। इस जन्म में आपको इसी वजह से ताकत नहीं मिल रही। पॉलिटिक्स में बहुत से लोग आना चाहते, नहीं आ पाते, हाँ। सब कुछ करने के बावजूद भी। इसका मतलब पिछली जिंदगी में आपने राजनीति में, नीति में बहुत कुछ आप ऐसे थे कि जो आपने भोग कर लिया। अब आप इस जन्म में राजनीति के लिए नहीं बने हो, लेकिन पिछले जन्म में आप राजनीति में थे, तो आपका ज्ञान राजनीति का आपको इस जन्म में मिल गया। तो अब मैं अपने लिए राजनीति नहीं करूंगी, मैं आपको खड़ा कर दूंगी राजनीति। तो मैं क्या बन जाऊंगी? किंग मेकर। मैं किंग खड़े करूंगी। तो अब मेरे को ये समझना पड़ेगा अपने ही पैटर्न से। 20,000 रुपए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने आपके पैटर्न समझ जाओ। सेम पैटर्न रिपीट होते जाएंगे। रिश्तों में फेलियर है, बार बार हर कोई डिवोर्स, रिश्ते में फेलियर। किसी के घर में माँ भी डिवोर्सी, बेटी भी डिवोर्सी। कल ही मेरे पास एक केस ऐसा आया है, घर में सारी औरतें डिवोर्सी हो गई हैं। अच्छा, सब डिवोर्सी हैं। किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में, किसी का 25 में, अभी एक का 36वें में हुआ है। 36 साल की शादी के बाद डिवोर्स। क्या मतलब है? 36 साल में तो आदमी इतना जान जाता है कि बस कुछ जानने को बचता ही नहीं है। तो बट जब उनका, पहले तो मैंने सिर्फ समझा, केस समझा, और फिर जब टैरो से निकाला और बाकी चीजों को भी और समझा, पैटर्न देखा। पैटर्न में क्या हो रहा है? औरतों के अंदर इनसिक्योरिटी है, और मर्द जो मिल रहे हैं वो सारे ऐसे मिल रहे हैं जो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। तो यानी जब देखा तो पता चला कि, समझा कि उनको पिछले किसी जन्म में, और हर किसी का सेम ट्रॉमा था। अच्छा। हर औरत उनके घर की एक ही चीज बोल रही थी कि मुझे मेरे पति जब मेरा साथ रहता है तब भी हमें इनसिक्योर फील होता है, कि मतलब हमें लग रहा है कि हमें कहीं वो छोड़ ना दे। क्योंकि सेम पैटर्न हर किसी औरत को यही, और इसी वजह से लड़ाइयां बढ़ती गई। तो पिछले किसी जन्म में उन्होंने किसी ऐसे अपने प्रेमी को, अपने पति को, या अपने लोगों को इतना कष्ट दिया कि वो अवेलेबल नहीं थी। वो चाहे औरत थी, चाहे मर्द थी, चाहे जानवर थी, वो अवेलेबल नहीं थी अपने रिश्ते नातों में। तो उनको किसी तरीके से किसी ने एक तरीके से ये कर्ज दिया कि जाओ, अब जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी वो चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, अब क्या करना है? अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी इसी में काटनी है। तो अब क्या करेंगे? अब उनकी थेरेपी स्टार्ट होगी, और थेरेपी में हमने, तुम्हारा तुम लोग का टाइम हो रहा है ना, लास्ट इसको एंड करो। फिर थेरेपी में मैं उनका अनाहत चक्र हील कराऊंगी। जब अनाहत चक्र हील होगा तो उनके ब्लॉकेजेस खुलेंगे, और फिर वो ऊर्जा ऊपर जाएगी। तो हम ये ऊर्जा नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले उनको ग्राउंड पे काम करवाएंगे, यानी जमीन पे, यानी पहले बोएंगे, बीज डालेंगे। तो बीज डालेंगे फिजिकल प्लेन पे। जब फिजिकल प्लेन पे बीज डाल देंगे तो सिंचाई करेंगे अनाहत पे, और जब सिंचाई कर देंगे और जब सिंचाई से वो पक जाएगा बीज, तब वो धीरे धीरे फूल बन के निकलना शुरू हो जाएगा, और वो वहां से हील हो जाएंगे। उन 5 औरतों में से एक औरत, जो कि एक लेडी जो कि मेरी क्लाइंट है, वही बाकी 4 को भी लाई है। तो अब उनको फाइनली एट द एज ऑफ 47 अपना एक लाइफ पार्टनर मिला है, और दोबारा से उनको, उनके डिवोर्स को कुछ 7-8 साल हो गया है, और वो नहीं करना चाहती थी। उनको लगता था क्योंकि अब वो फिर से वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगी। तो अब उन्होंने एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट किया। 6 महीने से वो लोग डेट कर रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे, जान रहे थे, और अब उन्होंने, दोनों की सोच एक जैसी हो गई, दोनों की सब लाइकिंग एक जैसी। क्योंकि जब मैं ही, मान लो मैं एक पेड़ हूँ, हरियाली वाला पेड़, तो मेरा पड़ोसी भी हरियाली में होगा, मेरा ये भी हरियाली में होगा। लेकिन अगर मैं सूखी हुई हूँ तो ये भी सूखा होगा, ये भी सूखा होगा। तो जब वो खुद हरियाली में आ गई तो उन्होंने हरियाली अट्रैक्ट की। इस तरीके से हम चक्रास को एक्टिवेट करके ग्रह चाल, पास्ट लाइफ सब कुछ कर सकते हैं, और फिर हम शिव को पा सकते हैं। अच्छा,
ये तो सबसे जो पहला क्वेश्चन रहता है एस्ट्रोलॉजर से वो अबंडेंस के बारे में रहता है कि अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करें। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं उनकी, तो क्या वो रेमेडीज काम करती हैं, और अगर वो काम करती हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? रेमेडीज आपके ऊपर तब काम करेंगी जब आपने अपने अंदर वैसी ऊर्जा रखी है। हम्म। अब आपको नींद आ रही है, क्या मैं आपको भगवा सकती हूँ? नहीं। और अगर भागोगे भी, हम्म। अगर भागोगे भी, चलो मैंने पुश कर दिया, मैंने कर दिया, आपको खड़ा भी कर दिया, तो कैसे भागोगे? ढीले अमडुल्ला, थोड़ी देर पे जाके ऊर्जा खत्म, आप भी ठप। वही हो गया, एक तरीके से रेमेडी हो गई। मैंने आपको उठाया, आपको भगवाया, रेमेडी कर दी, लेकिन क्या रेमेडी चल पाई दूर तक? नहीं चल पाई। जब मेरा ही मन नहीं था, जब आप ही का मन नहीं था तो फिर वो तो यानी सबसे पहले किसको, जो सोर्स है, सोर्स कौन है? आप खुद, आपके अंदर। आप तो, ये तो शरीर है, ये तो चमड़ी, ये तो कपड़ा है। सोर्स इसके अंदर क्या है? आत्मा, दिल। तो दिल और आत्मा को पहले हील करना होगा ना। तो दिल और आत्मा को कैसे हील करोगे? दिल और आत्मा को हील करने के लिए पहले अपने अंदर वैसी ऊर्जा तो पैदा करो। ऊर्जा कैसे पैदा हुई? अभी जो हमने बात करी, वही। अभी आप लोगों को थकान महसूस हो रही है, सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों, मेरा ऑरा अगर वीक होगा तो मैं आप लोगों की ऑरा को सक करके मैं खुद भी ड्रेन आउट हो जाऊंगी। लेकिन अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, अभी भी कहीं ना कहीं चल रहे हो, अगर मैं नहीं सही होती या मेरा ऑरा वीक होता तो आप लोग भी होते कि हाँ मैम बस चलो वाइंड अप करते हैं इसको, ये करते हैं, थोड़ा भी अभी ड्राइव कर पा रहे हो अपने आप को, थकान होने के बावजूद भी सुबह से काम कर रहे हो। ये करता है रेमेडी। जब आपकी ऊर्जा अगर स्ट्रांग है और आपने फिर राइट रेमेडी कर ली, तो आपकी ऊर्जा, आपकी राइट रेमेडी आपकी गाड़ी को चला देगी। वो आपको दोबारा हर चीज, आप दोबारा से पैदा नहीं हो सकते उस चीज को ठीक करने के लिए, उस ग्रह को ठीक करने के लिए, लेकिन रेमेडी आपकी ऊर्जा के साथ मिलके आपको एक वो दे देगी, एक तरीके से पुश दे देगी। घर में हम पंडित बुलाते हैं ना पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए, हम तो नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि उनको उसका ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान मतलब क्या है? ऊर्जा। क्योंकि ज्ञान क्योंकि फिर हर अंदर तक है, सिर्फ यहाँ नहीं है। उच्चारण भी आ रहे हैं, उच्चारण के बाद उस मंत्रों का मीनिंग भी पता है, उस मीनिंग का पता है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, उसको समझा भी होगा। सब चीजों का समावेश होके ही वो पंडित बना। डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बना। तो जब आपको अगर रेमेडी का कोई वही नहीं पता होगा, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी, आपको रेमेडी अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होती, इसीलिए अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं होती है। आप नंबर लिख लीजिए, आप कोई भी इत्र लगा लीजिए, आप कोई भी झाड़ फूक करवा लीजिए, आप अगर कर रहे हैं, आप एज अ क्लाइंट, एज अ ह्यूमन आप कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हो ही हो। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर अगर कर रही हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो ऑपरेशन करूंगी ना। मेरे को अगर हड्डी जोड़नी आती है तो आपसे तो नहीं जुड़ेगी ना हड्डी। नहीं, हमसे नहीं। मैं आपको सिखा दूं कितनी भी हड्डी जोड़ना, अभी आप जोड़ लोगे? नहीं जोड़ पाओगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही जोड़ सकती हूँ। तभी आप हीलर के पास जाते हो। जब आप अपनी रेमेडी नहीं कर सकते, तब हम जैसे हीलर्स, हम जैसे डॉक्टर्स उस चीज को हम कर चुके हैं, हम करते हैं, हमारी वो ऊर्जा है, हमारा वो इंटेलेक्चुअल और कॉस्मिक कनेक्ट है। तो वो रेमेडी अगर हम करेंगे तो आपको लगेगी, आपको मैं सिखा भी दूं तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि वही वाली बात कि सुबह सूर्य को जल देने बोला है, रेमेडी तो है। सूर्य को जल दो, ठंडा करो उसको, अपना उसको स्ट्रॉन्ग करो, सूर्य को नमस्कार करो। वही जब ऊर्जा ही नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिकल रेमेडी आपको करनी होगी। बाकी रेमेडीज तो रीडर, हीलर कर सकता है, जो एनर्जीज वाली। अब सूर्य नमस्कार भी मैं आपसे 1 महीने करवा सकती हूँ, लेकिन हर चीज को तभी कहते हैं 21 दिन तक करनी चाहिए, उसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। चाहे खाना हो, किसी चीज का स्वाद डेवलप करना हो, तो भी आप जब तक उसको निरंतर नहीं खाएंगे आपको नहीं अच्छा लगेगा। कोई गाना जब तक आप निरंतर 4-5 बार नहीं सुन लेते हैं, तो पहली बार में कई गाने अच्छे नहीं लगते, लेकिन वही 5-6 बार सुनने के बाद अच्छे लगने लगते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल है। तो जब आपकी डेली लाइफ में चीजें ऐसी बदल सकती हैं, तो अगर आप रेमेडी, जो रेमेडी आपको मिली है, आप बिना उसके आउटकम के उसको निरंतर, जो आपका रीडर आपको बता रहा है, हीलर, 11 दिन, 15 दिन, 43 दिन आप अगर कर लेते हैं अपने आप को झक मार के भी, यकीन मानिए
रेमेडी से 100% आपको जो चाहिए वो भले ही ना मिले, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ कर्मा हील कर लिए। अच्छा। आपका कुछ ना कुछ कॉस्मिकली हो गया। मैं अर्जियां भेजती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने अर्जी लगाई थी नई जॉब के लिए, नई जॉब नहीं मिली मुझे। मैंने कहा नई जॉब नहीं मिली होगी, लेकिन आपके लिए जॉब इंटरव्यूज के कॉल आने शुरू हो गए होंगे जो अभी तक नहीं आ रहे थे। कहती हाँ ये तो हुआ। तो क्या था, ब्लॉकेज इतनी थी रास्ते में कि रास्ता खुला, अभी जॉब इंटरव्यू के लिए भी फिर एक और हीलिंग लेनी पड़ेगी, एक और अर्जी लगवानी पड़ेगी। बट अभी आधा रास्ता खोल दिया, अभी तक जॉब इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही थी, अब वो आनी शुरू हो गई। अब इंटरव्यू पे सिलेक्ट होना है तो फिर से अर्जी लगाओ। अभी तक क्या था, आप बहुत नेगेटिव थे, इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आ रही थी तो आप और नेगेटिव हो गए थे। अब क्या हुआ, इंटरव्यू की कॉल आई, आपका ऑरा क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। आपका ऑरा पॉजिटिव हुआ तो आगे के रास्ते के लिए आपकी भी ऊर्जा बनी, तब आपको विश्वास आया। कहते हैं ना, पत्थर को भी मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं है। यही है विश्वास का खेल। और ये विश्वास का खेल कब आता है, जब आपका जो हीलर है वो आपको किस तरीके से हैंडल करता है, सारा खेल उसका है। तो सोर्स हम है, जो हम माध्यम यूज कर रहे हैं, कुंडली, टैरो, अंक ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ये सब हमने अगर सीखा है और हम उसके सोर्स हैं, तभी हम आपको एक न्याय दिला पाएंगे। वरना तो ठीक है, गूगल पे, यूट्यूब पे हजारों लाखों कंटेंट हो गए हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कर लो, रातों रात 7 करोड़ आ जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कैसे आ जाएंगे भाई, वरना तो हर कोई आज की डेट में करोड़पति ही होता है। सही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। आज के इस पॉडकास्ट को हमने करके ऐसा लगा कि हमें पता चला कि एग्जिट एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज़। तो आपने अच्छा नॉलेज दिया, हमारी ऑडियंस को भी आज ये पॉडकास्ट देख के पता चला होगा कि एग्जिट एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू विकास, और थैंक यू आनंद। और आज अगर हम बात करें तो हमने बस इसमें से एंड करूंगी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, हमने हमारे संस्कृति को समझने की कोशिश करी है। हमने ये समझा है कि हमारा धरोहर क्या है। हमने ये भी समझा है कि एक आम मनुष्य कैसे अपने आप को समझे, जो आज की सबसे बड़ी एक नीड ऑफ द आवर है कि मनुष्य अपने आप को ही नहीं समझ पाता है। तो वो समझने की आवश्यकता है। अगर हमने अपने आप को समझ लिया तो आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही बड़ी आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।